गुड मॉर्निंग क्लास। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको बी ए होम साइंस बी ए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा हेडिंग्स रहेंगी। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पिछली वीडियो आज हम पढ़ेंगे यकृत की रचना के बारे में कि यकृत की रचना किस प्रकार होती है और क्या कहते हैं यकृत पाचन में सहायक मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं यकृत में। तो सबसे पहले हम यकृत के बारे में जानें तो यकृत शरीर की दाहिनी और महाप्राचीर के नीचे स्थित होता है। इसका रंग जो होता है यकृत का ये कत्थई रंग का होता है और इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है एवं वज़न इसका लगभग 1.5 किलो होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। यकृत एक खड़ी कोष्ठ दरार से 2 भागों में बटा रहता है। यह अष्टकोष्ठ कोण आकार की पेशियों से बना होता है। इन दोनों भागों के बीच में नीचे की ओर मटर के आकार की तरह एक स्नायु की एक थैली रहती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। जो यकृत होता है उसके नीचे की ओर एक मटर होती है, उसके आकार की तरह एक थैली होती है, उस थैली को कहते हैं पित्ताशय। यकृत में पित्तरस तैयार होता है और 1.5 किलोग्राम से 3.4 किलोग्राम तक पित्त रस एक दिन में तैयार होता है। यकृत की छोटी नलिकाओं से पित्त रस एक यकृत नली में जाता है और पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यह पाचन हेतु पित्त नली द्वारा पक्वाशय में पहुंच जाता है। यकृत के निम्न भाग से पित्त नली निकलती है और यहीं से यकृत धमनी और निवाहिका शिरा यकृत में पहुंचती है। यकृत धमनी द्वारा यकृत से शुद्ध रस पहुंचाया जाता है और कोष्ठ शिरा चूँकि आवश्यक अंतड़ियों से आता है, उसमें बहुत सा अभिपचित भोजन रस रहता है। इसी निवाहिका का शिरा में से यकृत की पेशियों द्वारा ग्लूकोज ग्रहण किया जाता है। अब हम बताते हैं यकृत के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला कार्य यकृत का होता है कि यकृत पित्त रस बनाता है। जो हमारे पित्त में रस होता है पाचन द्वारा जो रस होता है, यकृत का कार्य होता है रस बनाना, जो स्निग्ध पदार्थों के पाचन में मदद करता है। दूसरा कार्य होता है यकृत का कि यकृत अधिक कार्बोज पदार्थों का सेवन किए जाने पर उससे बनने वाली शक्कर ग्लूकोज की ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बनाकर उसे शरीर में रक्त मार्ग द्वारा पहुंचाया जाता है। जो हम कार्बोज पदार्थ ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो यकृत का कार्य होता है उन कार्बोज पदार्थों को हमारे शरीर में डाइजेस्ट करना और उससे ग्लूकोज और शक्कर बनाना और ग्लाइकोजन से उसको फिर से ग्लूकोज बनाकर हमारे शरीर की सभी शिराओं में पहुंचाना। तीसरा कार्य होता है इसका कि भोजन के साथ अंतड़ियों में पहुँचे विषैले पदार्थों को नष्ट कर देता है और शरीर की अलग अलग पेशियाँ नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की बनी होती हैं। उनके नष्ट हो जाने पर उन्हें यूरिया और यूरिक एसिड जैसे उत्सर्जन हेतु काम में लाए जाते हैं। तो ये हो गया यकृत के कार्य। अब हम जान लेते हैं थर्ड हेडिंग जो हमारी लिखी हुई पित्ताशय। यह पित्ताशय जो होता है यह हरे और पीले रंग का एक तरल पदार्थ है। यह स्वाद में कड़वा होता है और यकृत की जो प्रत्येक पेशी रक्त के विशिष्ट पदार्थों से पित्त रस तैयार करती है और रक्त के लाल कणों को खत्म होने पर पित्त रस उनसे यूरिया यूरिक एसिड जैसे उत्सर्जित किए जाने वाले पदार्थ तैयार करता है और जो रक्त वाहिनियों द्वारा उत्सर्जक इंद्रियों की ओर भेजे जाते हैं। उन्हें पित्त रस एक ऐसा स्राव है जो भोजन के स्निग्ध पदार्थों को पचाने में मदद करता है। पित्ताशय के कार्य क्या होते हैं। तो पहला कार्य होता है पित्ताशय का कि यह रेचक गुणकारी होने के कारण अंतड़ियों को साफ रखता है और विषैले पदार्थों के प्रभाव को भी खत्म कर देता है। पित्ताशय इसके इन गुणों के आधार पर यकृत के कार्य भी निर्धारित किए जाते हैं। और तीसरा कार्य होता है पित्ताशय का कि यह चिकने पदार्थों को पचाने में मदद करता है। जो हम कोई भी चिकना पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हम वसा ज़्यादा ले रहे हैं, घी की मात्रा, तेल की मात्रा, तो इन सब पदार्थों को यही पचाता है। अब हम जान लेते हैं प्लीहा के बारे में। स्प्लीन कहते हैं यह एक नलिका वाहिनी ग्रंथि है।
यह जठर और स्वादुपिंड के बाईं ओर स्थित है। इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर और वज़न इसका करीब 180 ग्राम रहता है। प्लीहा का रंग जो होता है वो बैंगनी रंग होता है और प्लीहा मज्जा से श्वेत रक्त कण तैयार होते हैं और वहाँ वृद्ध हुए लाल कणों के नष्ट होने की स्थितियाँ भी रहती हैं। प्लीहा के कार्य क्या होते हैं, तो श्वेत रक्त कणों का ये निर्माण करना, जो हमारे रक्त में श्वेत कण पाए जाते हैं उनका निर्माण करती है ये, और वृद्ध लाल रक्त कणों को नष्ट कर देती है। जो हमारे रक्त के कण पुराने हो जाते हैं शरीर में, जिनकी जो लंबे समय तक रहते हैं, उनको ये धीरे धीरे नष्ट करके नए कणों का निर्माण करती है। और प्रोटीन पदार्थों से कुछ मात्रा में यूरिक एसिड तैयार करना इसका कार्य होता है और रोग जंतुओं को रोककर उनका नाश करती है। इसके बाद प्लीहा जठर धमनी के लिए रक्त भंडार का कार्य करती है और भोजन उपरांत यह सिकुड़ जाती है और भोजन के अभिशोषित हो जाने पर अपने पहले आकार में आ जाती है। भोजन पचाने के समय पचनेंद्रियों को पर्याप्त रक्त पहुंचाना ही इसका मुख्य कार्य होता है। अब हम जान लेते हैं साइड में हेडिंग लिखी हुई अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में, तो पाचन में मदद देने वाली यह ग्रंथि लंबी और चपटी होती है। यह जठर के पीछे की ओर स्थित होती है और इसकी जो लंबाई होती है ये करीब 15 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तक होती है। इसका सिर या अधिक चौड़ा भाग पंक्वाशय के अर्धगोल में फंसा हुआ होता है और जठर के नीचे जो मध्य भाग और अंतिम पूंछ जैसा छोर प्लीहा के पास तक जाता है। स्वादुपिंड अग्नाशय चक्राकार पेशी समूह से बना होता है जिसमें स्वादुपिंड रस पार होता है। यह रस बहाकर ले जाने वाली स्वादुपिंड नालिका पहले पित्त नालिका में मिलती है और दोनों साथ संयुक्त रूप से पक्वाशय से जुड़कर अपना पाचक रस पहुंचाती हैं। अब हम बताते हैं आपको कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जीवित अवस्था में रक्त शरीर में हमेशा हमारे संचरण करता रहता है, चलता रहता है और रक्त की इसी भ्रमण करने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहा जाता है। हृदय और रक्त वाहिनियों में से होकर ही हमारा रक्त शरीर में बहता है, प्रभावित होता है और रक्त जिस स्थान से शुरू होता है बहना और वह पूरे शरीर में भ्रमण करने के बाद फिर उसी स्थान पर आ जाता है और इस चक्र पर ही जीवन पर्यंत परिक्रमा करता रहता है। एक परिक्रमा का चक्र इस प्रकार चलता है कि रक्त बाएं निलय से महाधमनी में और धमनी में धमनिकाओं में, फिर कोशिकाओं में, फिर सिरिकाओं में, उसके बाद शिराओं में, फिर महाशिराओं में, उसके बाद दाएं आलिंदा में, फिर दाएं निलय में, फुफ्फुसीय धमनी में, फुफ्फुसीय शिराओं में, बाएं आलिंद की ओर और फिर से बाएं निलय में पहुंचकर फिर इसी चक्र के आधार पर पूरे शरीर में जीवित अवस्था में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। जब व्यक्ति जीवित रहता है तो उसके शरीर में शरीर के हर कोशिकाओं में रक्त बहता रहता है और इसी को कहते हैं रक्त परिसंचरण। अब हम आपको बताते हैं रक्त परिसंचरण की प्रणालियाँ क्या हैं। तो जैसा आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं लिखी हुई है हमारी हार्दिकी परिसंचरण। तो हृदय की पौष्टिक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने हेतु और वहाँ उत्पन्न विकारों को संग्रहित करने का कार्य हार्दिक परिसंचरण के द्वारा ही संपन्न होता है। इस परिसंचरण प्रणाली द्वारा हृदय के ऊतकों को पौष्टिक तत्व तथा ऑक्सीजन निरंतर मिलते रहते हैं, जिससे वे बिना रुके हुए या बिना थके अपना कार्य बराबर करते रहते हैं। महाधमनी जैसे ही बाएं निलय से निकलती है वैसे ही दाईं और बाईं हार्दिकी धमनियाँ उसमें से निकलती हैं और हृदय के पास पहुंचकर इनकी शाखाएं कोशिकाओं के रूप में जाल के समान बनकर हृदय पेशी में पहुंच जाती हैं। हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन दे देने के बाद उसके विकारों से भरकर फिर इकट्ठा होकर ये हार्दिक शिराएं अशुद्ध रक्त को लाकर दाएं अलिंद में महाशिरा
महाशिरा के द्वारा पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसमें सेकंड हेडिंग है फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण में इस प्रणाली में अशुद्ध रक्त हृदय से फुफ्फुस तक आता है और वहाँ से शुद्ध होकर वापस हृदय में चला जाता है। मतलब ये एक तरीके का फुफ्फुसीय जो होता है ये हमारा एक तरीके का फिल्टर होता है शरीर का। तो ये इसमें जो रक्त अशुद्ध रक्त आता है और अशुद्ध रक्त इसको साफ करके या अशुद्ध रक्त को साफ करके पुनः इसको हृदय में वापस भेज देता है। प्रति मिनट में 5 लीटर तक रक्त फुफ्फुस से आता है। हृदय के दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है और दाएं एवं बाएं फुफ्फुसों में प्रवेश कर जाती है। वह वायु कोशों को चारों ओर से घेर लेती है, यहाँ पर अपने विकारों को इन कोष्ठों में डाल देती है। इसके बाद अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में बदल जाता है और रक्त को सूक्ष्म सिरिकाएँ इकट्ठा कर लेती हैं और बड़ी सिराएँ बनाती हैं। ऐसी 2 बड़ी शिराएँ दाएं फुफ्फुस से तथा 2 बड़ी शिराएँ बाएं फुफ्फुस से शुद्ध रक्त को लेकर बाहर निकलती हैं। इन चारों शिराओं को फुफ्फुसीय शिराएँ कहते हैं। ये शुद्ध रक्त को लेकर बाएं आलिंद में जाती हैं। लास्ट जो हेडिंग इसमें हमारी वो है वृक्कीय परिसंचरण। तो वृक्कीय धमनी का उद्गम उदर की महाधमनी से ही होता है। ऊपर महाधमनी के उदर के निचले भाग में पहुंचकर जब वृक्कों के समीप पहुंचती हैं तो उसमें से दाईं और बाईं वृक्कीय धमनियाँ निकलकर दाएं तथा बाएं वृक्क में प्रवेश कर जाती हैं। वृक्कों में वृक्कीय धमनियों के रक्त को छानने की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जिसे परिसंचरण के दौरान रक्त में यूरिया, यूरिक एसिड तथा कुछ अन्य विकार आ जाते हैं। फिर इन सिरिकाओं के व वृक्क नालिकाओं के प्रयोग से वृक्क शिरा बनती है जो वृक्क से बाहर निकल आती है और बाद में निम्न महाशिराओं में मिल जाती है। ये हो गई हमारी हेडिंग्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्त के कार्य कि रक्त के कार्य क्या होते हैं और हृदय की संरचना के बारे में।